तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एक समान परिचय का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमारा छठा पार्ट है। इससे पहले हमारे द्वारा 5 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं और ये हमारा MCQ क्वेश्चन होता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है? तो वह है विदेह के रूप में जाना जाता था। इसका आप व्याख्या देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है व्याख्या, क्योंकि व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसे आप नोट करते भी जाएंगे। यहाँ पे नोट करते जाएंगे। बिहार के विषय में पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार की पहली जानकारी किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में, जहाँ इस क्षेत्र को विदेह कहा गया। इसमें माधव विदेह द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ सरस्वती नदी के तट से सदानीरा यानी गंडक नदी तक आने का, इस क्षेत्र को बसाने का वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है। बिहार का पहला जो जानकारी मिलता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है तबकात ए नासिरी में। तो दोस्तों यहाँ पे इसे व्याख्या देखेंगे कि आपके नोट्स के अनुसार, मतलब आपको नोट्स करना है कि बिहार शब्द का पहला प्रयोग मिनाज उज सिराज की पुस्तक ताकात ए नासिरी के में मिलता है। यह शब्द बिहार यानी बौद्ध मठ का तद्भव रूप है, जो इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण प्रचलित है। ये सारी के सारी बातें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसे अच्छे से याद करेंगे या नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में एक प्रांत या सूबा का दर्जा दिया था? तो यह दिया था अकबर ने। क्या दिया था? प्रांत और सूबा का दर्जा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, 1576 में दाऊद खान करानी को पराजित करने के बाद मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1580 में इसे एक अलग सूबा यानी प्रांत का दर्जा दिया। ये आपको नोट कर लेना है। कब? 1576 में दाऊद खान करानी को हराने के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला प्रथम सुल्तान जो था वह था इल्तुतमिश। ये आपको याद रखना है, प्रथम सुल्तान बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंदर इल्तुतमिश। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बख्तियार खिलजी के विजय के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने बिहार पर अधिकार किया और मालिक जैसी बिहार को का सूबेदार नियुक्त किया। ये आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना इल्तुतमिश और बिहार का पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को। ये आपको नोट करना है, याद कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध में विजय के बाद बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया? तो वह युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुए युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत के बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दी, जिससे बिहार पर उनका पूर्ण अधिकार समाप्त हो गया। तो याद रखना है कि 1764 बक्सर युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर कौन सा नया प्रांत बना? तो वह प्रांत का नाम था उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होकर बना था। ये आपको याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत
1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग अलग कर दिया गया और उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। तो यह अधिनियम था 1935 का अधिनियम। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो यहाँ उत्तर से दक्षिण की बात कही जा रही है, तो इसकी जो लंबाई है 345 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। आपके कितने प्रश्न 7 में से सही हुए आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपके द्वारा प्रदान किए गए नोट्स के मानचित्र के अनुसार, मतलब जो नोट्स हमारे द्वारा प्रदान किया जा रहा है उसके अनुसार बिहार की उत्तर नेपाल सीमा से दक्षिण झारखंड सीमा तक की अधिकतम लंबाई लगभग 345 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो अधिकतम चौड़ाई की बात कही जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यह है 383 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उत्तर से दक्षिण बोला गया था 345 था और पूरब से पश्चिम यह है 483 किलोमीटर। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, बिहार की पश्चिमी उत्तर से प्रदेश सीमा से पूर्व पश्चिम बंगाल सीमा तक की अधिकतम चौड़ाई लगभग आपको 483 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो यह था बृहद वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, पौराणिक स्रोतों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था, जिसकी स्थापना राजा बृहद्रथ ने की थी। इसी वंश का प्रतापी राजा था जरासंध। ये आपको नोट कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रत्यशिला पर्वत स्थित है जो पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पर्वत जो है प्रत्यशिला पर्वत, यह बिहार के गया जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि प्रत्यशिला पर्वत गया में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। ठीक, हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि इस पर्वत पर पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह पर्वतशिला जो है यह गया में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना जो हुई थी यह हुआ था सन 1891 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, खुदा बख्श खान द्वारा स्थापित यह प्रसिद्ध पुस्तकालय अपनी दुर्लभ फारसी और अरबी पांडुलिपियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे 1891 में जनता के लिए खोला गया, ये आपको नोट करना, 1891 में इसे खोला गया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जपला नामक स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जपला जो है यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको नोट कर लेना है। इसका व्याख्या आप देखेंगे, जपला जो अब झारखंड के पलामू जिले में है, अविभाजित बिहार के समय सीमेंट उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था। बिहार के संदर्भ में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मजरुल हक, ये थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, 1916 में पटना में स्थापित बिहार होम रूल लीग की शाखा के अध्यक्ष मजरुल हक थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो यह करते हैं, कौन दो हैं? तो यह है पश्चिम चंपारण के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, पश्चिमी चंपारण बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश, नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, बिहार की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है? तो बिहार की जलवायु जो है मुख्य रूप से
उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि कर्क रेखा के उत्तर से में स्थित होने के कारण बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी या संशोधित महाद्वीपीय प्रकार का माना जाता है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकालीन और ठंडी सर्दियां होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बोला जा रहा है तो यह है गोपालगंज। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात 10:21 मतलब 1021 प्रति हजार पुरुष में गोपालगंज जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भिखारी ठाकुर को किस लोक कला के लिए जाना जाता है? तो भिखारी ठाकुर को जाना जाता है विदेशिया यानी लोक नाटक के लिए जाना जाता है, जो कि विदेशिया है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुर का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना, भोजपुर का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नामक एक लोक नाटक शैली को लोकप्रिय बनाया, जिसमें सामाजिक कुरीतियां और प्रवासन के दर्द को दर्शाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार पाया जाता है? यहाँ अबरक का भंडार कहाँ पाया जाता है बिहार में? तो यह पाया जाता है नवादा में, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में खनिज संसाधन बहुत कम हो गए। हालांकि नवादा जिले में अभी भी अबरक के कुछ भंडार पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो बिहार में नवादा में अबरक का भंडार पाया गया है। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ प्रथम शिक्षा मंत्री बिहार के बारे में बोला जा रहा है तो यह थे सर गणेश दत्त जी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि 1937 में जब मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और बाद में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, तो सर गणेश दत्त सिंह को शिक्षा और विकास मंत्री बनाया गया। वे बिहार के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक थे। तो कौन थे? तो यह थे गणेश सिंह जी। ये आपको याद रखना, सर गणेश दत्त जी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी चित्रकला शैली को जीआई टैग प्राप्त है? तो वह चित्रकला शैली है मधुबनी चित्रकला। ये आपको याद रखना है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ पे आप नोट करेंगे कि मिथिला क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला को उसकी अनूठी शैली और सांस्कृतिक महत्व के लिए भौगोलिक संकेत टैग मिला हुआ है। ये आपको याद रखना है, जीआई टैग मिला हुआ है मधुबनी चित्रकला को। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना में नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह थे राजेंद्र प्रसाद जी, मजरूल हक जी और हसन इमाम। ये तीनों थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बहिष्कार के जवाब में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक और हसन इमाम और अन्य नेताओं ने मिलकर पटना में नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सिमरिया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सिमरिया मेला आयोजित होता है, यह बेगूसराय में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, सिमरिया धाम जो बेगूसराय जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में एक विशाल मेला लगता है, जिसे सिमरिया मेला या कल्पवास मेला कहा जाता है। कल्पवास मेला सिमरिया मेला को ही कहा जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे वे थे पीर अली खान जी। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप व्याख्या में देखेंगे, पटना शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता पीर अली खान ने किया था। हालांकि यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया और पीर अली को फांसी दे दी गई, लेकिन इससे पूरे बिहार में विद्रोह की आग को भड़का दिया, ये भी आपको याद रखना है।
हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंधक का उत्पादन होता है? तो गंधक का उत्पादन रोहतास में होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा उससे अगला प्रश्न से पहले इसका व्याख्या आप देख लेंगे। रोहतास जिले की अमझोर पहाड़ियों में पाइराइट का विशाल भंडार है जिससे गंधक निकलता है, ये आपको याद रखना है। पाइराइट का बहुत ज़्यादा भंडार है, इसलिए इसमें गंधक निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बिहार में डोरसिया क्या है? तो डोरसिया जो है बिहार में एक प्रकार की मिट्टी है, ये आपको याद रखना है। एक प्रकार की मिट्टी है डोरसिया। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि डोरसिया या करेल केवाल मिट्टी बिहार के दक्षिणी मैदानों में पाई जाने वाली एक भारी चिकनी और क्षारीय मिट्टी है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और धान की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।